हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अलीग एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक पाइथन के सिंटेक्स और कोड स्ट्रक्चर। जो एज अ बिगनर अगर हम ये लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव रहेगा इस वीडियो में वो एक तरीके से हम इन सिंटेक्स और कोड स्ट्रक्चर की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि मतलब हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक आउटलाइन जो बाहर से हम कवर कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए कि आखिरकार इस लैंग्वेज के अंदर मतलब कौन कौन से सिंटेक्स हैं जिनका हमें ध्यान देना है, या कोड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कोड लिखने में क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स या फिर वेरिएबल्स जो इसमें यूज़ होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं एक एफिशिएंट कोड लिखने के लिए। तो सबसे पहले जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका न्यूमेरिक। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो चीज़ें ये सपोर्ट करता है वो हो गया आपका इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, पाइथन सिंटेक्स एंड कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई डेटा टाइप्स। ठीक है, और डेटा टाइप्स में भी सबसे पहले जो चीज़ पाइथन सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो इस न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो पाइथन सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है इंटीजर्स वैल्यू। इंटीजर्स वैल्यू का मतलब जैसे +-1 +-2। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो हो गए आपके वो सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग नंबर मतलब जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 10.2, 4.25। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आपके ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गए। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि x प्लस आई वाई आप कह सकते हैं। और पाइथन में जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सपोज वो इस तरीके से होता है कि हम a प्लस बी जे, यानी कि अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2+3j। तो न्यूमेरिक में ये तीन डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें पाइथन सपोर्ट करता है, आपका इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डेटा टाइप जो पाइथन सपोर्ट करता है उसमें आता है आपका उसे हम कह सकते हैं कि भाई सीक्वेंस टाइप। ठीक है, और इस सीक्वेंस टाइप में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आप कह सकते हैं कि हम मतलब स्ट्रिंग कह सकते हैं हम, कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग को समझते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, आप ये कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस कह सकते हैं स्ट्रिंग को। मतलब मैं अगर ये लिख रहा हूँ, चाहे ए लिख रहा हूँ या ए बी लिख रहा हूँ, ए बी सी लिख रहा हूँ, तो ये सब क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा। पाइथन में ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, हमें इनक्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड्स। और ये सिंगल कोड्स भी हो सकते हैं और डबल कोड्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो ये चीज़ कहलाती है स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये आपकी इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि अगर हम इंटरनल ऑपरेशन की बात करें तो एक बार पाइथन में जब ये क्रिएट हो जाती हैं उस पर कोई और हम ऑपरेशन करते हैं तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो वो एज इट इज़ रहती है और उसकी जगह दूसरी स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पाइथन में जो स्ट्रिंग होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। स्ट्रिंग के बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपकी लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये म्यूटेबल होती है। ठीक है, यानी कि जो हम भी लिस्ट बनाते हैं, पाइथन में लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, हम ये ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस फॉर्मेट में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ब्रैकेट के अंदर तो वो चीज़ कहलाती है आपकी लिस्ट। और ये जो होते हैं ये होते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, और साथ ही साथ ये म्यूटेबल होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि इन पे यहाँ पे ये इंडेक्सेस होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अगर मुझे ये एक्सेस करना है तो वो ज़ीरो हो गई, उसके बाद वन फिर टू। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिखूँ कि 1 2 A B। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। तो ये जो एलिमेंट्स हो गए लिस्ट के, पहली चीज़ ये क्या है, ये म्यूटेबल है, यानी कि मैं ऑपरेशन के थ्रू अगर इसमें कोई चेंजेस करता हूँ
तो वो इसमें ही चेंज हो जाएंगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो नई आपकी बनेगी, यानी कि म्यूटेबल होता है। उसके बाद क्या है कि ये जो इसके मतलब एलिमेंट्स हैं, इन सब की अपनी इंडिसेस होती है, जिसकी वजह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, और ये चीज़ हेल्पफुल होती है इटरेशन में। और सेम चीज़ जो है लिस्ट में भी होती है, लिस्ट में भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट भी जो होती है वो इटरेबल होती है। ठीक है। और अगर लिस्ट का ही एक आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो ये म्यूटेबल है, अगर इनकेस हम अ, एक ऐसा फॉर्मेट चाहें जहाँ पे मतलब हमारे जो एलिमेंट्स हो और मतलब वो म्यूटेबल ना हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं टपल। तो टपल में क्या हो जाएगा, बस यही चीज़ हम इस तरीके से लिख देंगे 1 2 A B C। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है आपका, ये भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, यहाँ पे भी इंडेक्स हो गया इसका 0 1 2 3। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इम्यूटेबल है, यानी कि एक बार ये बन गया तो ये जो हमारी टपल बनी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये एज इट इज़ रही, कोई ऑपरेशन हम करेंगे तो वो एक नई टपल हमें क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद आता है आपका रेंज। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है, जो रेंज है उसको हम यूज़ करते हैं लूप्स में इटरेट करने के लिए, वैल्यू के लिए। यानी कि अगर जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी रेंज 0 to 5 दे दी, तो इसका मतलब ये है कि 0 से 1 2 3 4, तो इन चार वैल्यूज़ पे ये जो लूप है ये चलेगा। तो रेंज का क्या मतलब, वो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ की हमने मतलब लिमिट डिफाइन कर दी कि भाई इससे इसके बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं कि डिफाइन करता है, और मेनली इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, जब हम इसे लूप्स में मतलब यूज़ करते हैं रेंज को। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और तो रेंज के बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है हमारा बाइट्स। ठीक है, बाइट्स हो गया, और आपका हो गया बाइट्स अरे। ठीक है। तो बाइट्स और बाइट्स अरे भी बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारी, अगर मैं बाइट्स की बात करूँ तो एक इनमें से म्यूटेबल है, एक इनमें से इम्यूटेबल है, जैसे कि लिस्ट और टपल में बात हुई थी। ठीक है। तो बाइट्स में ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी डेटा के लिए, तो यानी कि, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में हम लिख देते हैं पहले बी। तो अगर मैं क्या कहते हैं बाइट्स की बात करूँ जो कि इम्यूटेबल है, तो उसको अगर मैं लिख रहा हूँ बाइट्स, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हेलो। ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा है ये मेरा इम्यूटेबल डेटा है, और इसी तरीके से अगर मैंने मेरी बाइट अरे है, ठीक है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया ये हेलो। तो ये क्या हो गया आपका, ये डेटा हो गया आपका म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी अगली, एक बार हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं, तो न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक के बाद सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस के बाद हमारा आता है मैपिंग टाइप। तो मैपिंग टाइप में जो मतलब डेटा टाइप होता है उसे हम कहते हैं डिक्शनरी। ठीक है। तो ये जो डिक्शनरी होता है ये आप कह सकते हैं कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। और ये कलेक्शन कैसा होता है, ये कलेक्शन होता है आपका की वैल्यू पेयर का। ठीक है, की वैल्यू पेयर, यानी कि इसमें अगर हम लिखें तो एक पर्टिकुलर जैसे 1, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, और फिर यहाँ पे 2 इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। तो ये चीज़ क्या हुई, ये चीज़ क्या हुई, और की वैल्यू पेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, और इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं डिक्शनरी। ठीक है। डिक्शनरी के बाद जो एक और डेटा टाइप जो पाइथन जिसको हैंडल करता है, वो चीज़ कहलाती है आपकी सेट। और सेट भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो मतलब सिंपल सेट हो गया, और दूसरा हो गया आपका फ्रोजन सेट। ठीक है। और जो सेट होता है, सेट में अगर हम बात करें तो सेट जो होता है वो आपका म्यूटेबल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम ये चेंज हो सकता है, और साथ ही साथ ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि लिस्ट और इंडेक्स, लिस्ट और टपल में क्या था, जो एलिमेंट्स थे उनके इंडेक्सेस थे 0 1 2 3। यहाँ पे वो रूल नहीं फॉलो होता। तो यहाँ पे अगर मैं क्या कहते हैं सेट की बात करूँ, और मैं अगर इसे इस तरीके से लिख दूँ 1 2 3, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन ये म्यूटेबल होता है। इसी तरीके से जो फ्रोजन सेट है वो क्या हो गया, इसका इम्यूटेबल वर्जन हो गया। और उसको मैंने अगर लिख दिया जैसे कि 1 2 3। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी इसकी इम्यूटेबल वर्जन। ठीक है। उसके बाद जो अगला डेटा टाइप है जिसे पाइथन हैंडल करता है, वो हो गया आपका बूलियन टाइप। बूलियन टाइप का मतलब हो गया आपका ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ट्रू की वैल्यू क्या हो गई 1, फॉल्स की वैल्यू क्या हो गई 2। और इसके अलावा एक और डेटा टाइप जो पाइथन हैंडल करता है वो हो गया नन। नन का मतलब
आप मतलब एम्प्टी वैल्यू हो गई, इसका मतलब ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ नन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें सेट, फ्रोजन सेट, बूलियन टाइप और नन टाइप। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो आता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये सर्व करता है एज अ कंटेनर। ठीक है, जो कि स्टोर करता है वैल्यू। मतलब सपोज ये कोई कंटेनर है, इसमें मैं कोई चीज़ स्टोर करना चाहूँ, तो अब ये स्टोर क्या हो सकती है? कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है जो हमने पीछे डिस्कस किया, वो चाहे इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और इस चीज़ को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी वैल्यू के थ्रू, तो समझने के लिए मैं कंटेनर कह रहा हूँ, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर जो भी हमारा सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसको हम जिस भी चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ कहलाती है हमारी वेरिएबल। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर सपोज किसी की एज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा एज, एज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 25। तो ये क्या हुआ? ये आपका भाई एक डेटा टाइप हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि भाई इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है? एज। तो ये जो एज है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यू को। तो जैसे कि दूसरी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि भाई जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो पहले हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पाइथन में सिंपल सी बात है कि जो भी वेरिएबल है वो इनहेरिट कर लेता है डेटा टाइप फ्रॉम द वैल्यू जो उसमें हम असाइन करते हैं। यानी कि ये अगर इंटीजर था, तो ये जो एज था, इसका जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेम असाइन करूँ कि नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया बॉस। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो गया? और वो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रिंग हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँ हैश टिकट। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं असाइन करता हूँ बूलियन, यानी कि ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डेटा टाइप क्या हो गया आपका? ये हो गया बूलियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम पहले से इस चीज़ को डिफाइन नहीं करते, और जो भी हमारा डेटा टाइप होता है उसके हिसाब से ये वैल्यू अपनी एज्यूम कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उस वेरिएबल का अगर हम नाम लिख रहे हैं, यानी कि नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो अगर हम उसका नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है चाहे A to Z, ठीक है, इनसे, या फिर आप कह सकते हैं A to Z और अंडर स्कोर से। इसके अलावा जो है और किसी चीज़ से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज़ याद रखनी है कि जो पाइथन है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे मैंने जो है इसको नेम दिया था। ठीक है, तो पाइथन जो है वो बेसिकली एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका नेम और उसको मैंने असाइन कर दिया आपके बॉस। ठीक है, अ, और यहाँ पे मैंने अगर असाइन किया नेम, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने बॉस कर दिया, तो ठीक है, यहाँ वैल्यूज ज़रूर सेम है इस बॉस में, लेकिन ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसलिए जब भी हम वेरिएबल का नेम डिफाइन करें तो उस चीज़ में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स या बिल्ट इन फंक्शन नेम्स हैं, जैसे कि आपका इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है, और प्रिंट हो गया या इनपुट हो गया, तो इस टाइप के जो मतलब बिल्ट इन फंक्शंस या मॉड्यूल्स वगैरह हैं, तो उनके बेसिस पे हम जो है वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें भी ध्यान में रखनी है कि उसका जो नाम है वो डिस्क्रिप्टिव हो, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भाई मीनिंगफुल नाम हो, जो कि मतलब जिस पर्पस के लिए हमने उसमें वैल्यू स्टोर करी है तो वो पर्पस उसको सर्व करे, ताकि कोई भी हमारा कोड को अगर गो थ्रू कर रहा है तो वो आसानी से इस चीज़ को समझ सके। और इसी तरीके से एक और चीज़ ये है कि जब हम वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे हम स्मॉल केस लेटर से, बेटर मतलब कन्वेंशन है, और अगर हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करें तो उसे अपर केस लेटर से रिप्रेजेंट करें।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के बाद आता है आपका लिटरल और कांस्टेंट। तो लिटरल और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे तो ये वेरिएबल था और ये जो मैंने वैल्यू असाइन कर दी तो ये एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू असाइन करी। इसी तरीके से मैंने अगर यहाँ पे एज इज इक्वल टू 25 लिखा था तो ये जो मेरी वैल्यू थी तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये जो चीज़ें जो एक मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं एक फिक्स वैल्यू को, तो ये चीज़ कहलाती है पाइथन में लिटरल और कांस्टेंट। ठीक है, मैंने अगर एज 25 डिसाइड करी और मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो तो ये जो 25 है ये तो फिक्स रहा ना, उसमें ये तो नहीं चेंज हो रहा। तो इस चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ पाइथन रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसे हम लिटरल्स कहते हैं या फिर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद जो हमारा अगला फंक्शन आता है वो है इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंट फंक्शन। तो चलिए हम इनपुट फंक्शन डिस्कस करते हैं पहले। तो इनपुट फंक्शन का रोल क्या है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनपुट फंक्शन जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यानी कि भाई जो भी हमारा प्रोग्राम है उसे अगर हमें इंटरेक्टिव बनाना है तो उसके लिए जो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है वो कहलाता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि भाई मेरा ये आप मान लीजिए यूज़र इनपुट है जो मुझे यूज़र से इनपुट कराना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई इनपुट, और साथ ही साथ अब जो भी मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना है वो प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो प्रॉम्प्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके बेसिस पे जो है मैं अपना इनपुट जो है वो मतलब यूज़र से ले सकता हूँ। इसको हम एक काम करते हैं, लिख के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला यूज़र इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आप डालिए इनपुट, एंटर योर नेम। ठीक है, और अब देखिए मैंने यहाँ पे ये किया तो उसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे एंटर योर नेम आ गया। अब मैं सपोज मैंने कुछ भी रैंडमली नाम डाल दिया कि भाई एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटरेक्टिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो मुझे मतलब यूज़र से वैल्यू चाहिए थी वो चीज़ आ गई। अब जो दूसरा फंक्शन हमने देखा था वो था प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का रोल क्या होता है कि भाई जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका जो भी आउटपुट है वो हमें प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो यहीं पे प्रिंट फंक्शन को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और मुझे अब प्रिंट क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना था यूज़र इनपुट। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एक्स वाई जेड। तो ये इनपुट फंक्शन का काम हो गया और यहाँ पे आ गया ये प्रिंट फंक्शन का काम, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए था वो हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा पर्पज़ है आउटपुट करना डेटा टू द कंसोल। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो है प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, उसके बाद आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या चीज़ है कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें जब भी हम कोड लिखते हैं तो उस कोड में क्या होता है कि जब भी कोई कंडीशन या लूप अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या होता है कि भाई ब्रेसेस की हेल्प से हम जो है वो स्टार्ट और एंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई लूप चलाते हैं तो उस केस में क्या होता है, सपोज मैं अगर एक कंडीशन लिखता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा आगे क्या है, एक्स ग्रेटर देन से 10। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसे एंटर करूँगा तो आप ये देखिए कि ये ऑटोमेटिकली जो है 4 स्पेसेस इसने दे दिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो स्पेसिंग हुई पाइथन में इस चीज़ को हम कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, और ये बहुत मैटर करता है जिससे कि एक कोड स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर फॉर्मेट में पाइथन में आता है। यानी कि अगर हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर लूप वगैरह रन कर रहे हैं और वहाँ पे अगर इस चीज़ का एरर है तो पाइथन जो है वो एरर देगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को हम इंडेंटेशन कहते हैं। और
इसका मतलब ये है कि जब हम कोड स्ट्रक्चर वगैरह लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हमें टैब का ध्यान देना है कि भाई हमारी जो स्पेसिंग हो प्रॉपर हो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जिससे में आएगा कमेंट्स। तो कमेंट्स में हम जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और साथ ही साथ डॉक स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब जैसे ही मेरा प्रोग्राम है, अब मुझे इस प्रोग्राम में अगर कोई कमेंट्स ऐड करना है तो सबसे पहली चीज़ ये कि कमेंट्स मतलब क्यों ऐड करना है। तो देखो, कमेंट्स ऐड करने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहा हूँ और उसमें मैंने जो भी लॉजिक अगर यूज़ करी है या कल को मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ और पहले वो नहीं थे वहाँ पे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोग्राम में स्टोर होती है विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कमेंट्स जो हैं बेसिकली वो टैग्स हो गए जो हमारे कोड में होते हैं, और ये एग्जीक्यूट नहीं करता पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है। ये हमारे लिए भी, और अगर कोई दूसरा बंदा कोड को गो थ्रू कर रहा है तो उसके लिए आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने के लिए कि भाई एग्जैक्टली जो भी हमारी लॉजिक है या अगर हमने कोई इनपुट लिया है और वो क्यों लिया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम विद द हेल्प ऑफ कमेंट स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं, तो जो कमेंट होता है उसे हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से इंक्लूड करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ऊपर ही लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हैश, और एक लाइन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि भाई ये मेरा प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो भी चीज़ इसको फॉलो करेगी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखा और यहाँ पे मैंने कोई लॉजिक मतलब कंडीशन लिखी। ठीक है। और उसमें जो भी मैं लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं स्टेटमेंट के बाद भी मैं यूज़ कर सकता हूँ हैश, और उसके बाद भी इस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। और बीच बीच में भी अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं हैश के साथ उसको बता सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे किस लिए डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि भाई हैश लगाते हैं और हैश के बाद जो भी चीज़ होती है वो चीज़ हम एज अ कमेंट होता है और पाइथन इंटरप्रेटर उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करता। उसके बाद आती है अगली चीज़ जो है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में जैसे हम ब्लॉक कमेंट्स भी कह सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मैं मल्टीपल टाइम्स हैश यूज़ करूँ और फिर लाइन में जो है वो इस तरीके से कमेंट लिखूं, तो ये चीज़ भी क्या होती है मल्टी लाइन कमेंट्स में आ जाती है। ठीक है। और एक और तरीका होता है जो हम डिस्कस करेंगे, और मल्टी लाइन कमेंट्स के बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है आपकी डॉक स्ट्रिंग। ठीक है। और डॉक स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग भी हो। ठीक है। और ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ कमेंट्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स करने के लिए मॉड्यूल्स, क्लासेस या मेथड्स या फिर फंक्शन। तो होता क्या है कि जब भी हम ये चीज़ें लिख रहे होते हैं और ये मतलब मॉड्यूल्स या कोई फंक्शन, तो उसमें क्या करते हैं हम स्टार्टिंग में जो है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स हम वहाँ पे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है डॉक स्ट्रिंग। और ये जो डॉक स्ट्रिंग होती है, ये जो अभी हमने ऊपर कमेंट्स पढ़े उनसे अलग होती है, क्योंकि इसको हम रन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक एट्रीब्यूट। ठीक है। यानी कि मैंने अगर कोई फंक्शन में इस चीज़ को लिखा, सपोज मैं यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कि डिफाइन कर दो ग्रीट। ठीक है। मतलब और यहाँ पे ये नाम है, मतलब क्या है कि मैं इसको ग्रीटिंग देना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डॉग स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा कि जो भी मैं मतलब वो इसको एक्सप्लेन करेगा कि भाई जो भी मेरा नाम है उसको हम ग्रीटिंग कर रहे हैं। ठीक है। जो मतलब कि वेलकम है या एक्स वाई जेड, अगर मैंने कोई प्रोग्राम बना रखा है कि कोई नया बंदा आया है कंपनी में, और ठीक है, तो और वो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो तो उसका नाम यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट जाएगा और वो ग्रीटिंग उसको चली जाएगी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हम मतलब प्रिंट, और ये जो जैसे कि यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स था, इसे तो पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा, लेकिन इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ डॉक एट्रीब्यूट हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो चाहे हम सिंगल का इस्तेमाल करें या फिर डबल का इस्तेमाल करें। ठीक है। अब ये जो ट्रिपल कोट्स हैं ये खाली ऐसा नहीं कि भाई इसको हम सिर्फ डॉक स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथन में हम इसे मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मल्टीपल पर्पस क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मुझे कोई मल्टी लाइन कमेंट्स देना है तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि
ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मुझे कोई मल्टी लाइन कमेंट्स देना है तो वो मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर भी दे सकता हूँ पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमें यूज़र इनपुट देना है तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मुझे प्रॉम्प्ट है अगर वो मल्टी लाइन में देना है, ठीक है, तो अगर मैं उसे सिंगल कोट्स दे के उसको जो है ब्रेक करूँगा मल्टी लाइन में, तो उस केस में क्या होगा कि उसमें स्पेस भी आएगा। और वो जो जो एक नई लाइन यहाँ पे क्रिएट होगी कि मुझे अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखना है, यहाँ पे ए बी सी लिखना है, यहाँ पे वन टू थ्री लिखना है, और फिर मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे क्या है कि वो एज अ स्ट्रिंग इसको जो है वो रीड करेगा, और उन सब में जो है कॉमाज आएंगे, मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी सी, मतलब वो इसे एज अ सिंगल लाइन ही ट्रीट करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं यूज़र इनपुट को जो है वो द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स कर दूंगा तो वो एक सिंगल लाइन में प्रॉपरली जिस तरीके से मैं लिखूंगा उसी तरीके से वो डिस्प्ले होगा। तो एक यूज़ ट्रिपल कोट्स का ये भी है। इसी तरीके से मुझे क्या कहते हैं, और मल्टी लाइन, ठीक है, तो ये ट्रिपल कोट्स के दो यूज़ आपके ये आ गए। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स जो है, अगर हम बात करें कि वैसे तो हमने डिस्कस किया कि क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कमेंट्स में जो प्रोवाइड करता है वो आपका एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लैरिटी के अलावा जो एक दूसरा पॉइंट होता है वो ये है कि भाई हमारे कोड जो है वो प्रॉपरली हम मेंटेन कर सकते हैं, यानी जब भी हम कोई अपडेट कर रहे हैं या कोई चेंज कर रहे हैं तो अपने कमेंट को अपडेट कर देंगे तो उससे हमारा कोड भी अपडेटेड रहता है। या फिर कोई दूसरा बंदा जिसके साथ हम अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं उसने कोई चीज़ ऐड करी है, तो अगर उसने कमेंट ऐड कर दिया तो वो हमारे लिए आसान होगा कि हम उस चीज़ को समझ पाएँ। इसी तरीके से जब हम कमेंट्स ऐड करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कमेंट जो है वो कंसाइज हो और डिस्क्रिप्टिव हो, और अननेसेसरी या जो चीज़ें ऑब्वियस हैं उनके लिए हमें कमेंट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और चलिए अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हो गया। अब हम ये स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली कोड स्ट्रक्चर पाइथन के, उनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कंडीशनल को। ठीक है, तो यहाँ पे आइए। तो जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे एक मतलब कॉम्प्लेक्स कोड लिखने के लिए, तो वहाँ पे ही छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कंडीशनल। यानी कि अगर मुझे अपने कोड में कोई कंडीशन इंक्लूड करनी है कि सपोज कोई एक्स है वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ एक्स ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाइथन में इस कंडीशन को लिखते हैं। उसके बाद अगर x ग्रेटर देन x है और मुझे यहाँ पे जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सपोज उसके बाद अगर ये चीज़ फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स के अंदर जो भी चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरीके से अगर एक और कोई कंडीशन और मुझे वो भी एग्जीक्यूट करवानी है तो उसमें क्या मैं कर सकता हूँ कि एक और मतलब इफ़ के बाद फिर आप एल्सिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एल्स हुआ फिर दोबारा से इफ आया, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इफ यहाँ पे मेरी कंडीशन वन आ गई, उसके बाद एलिफ यहाँ पे कंडीशन टू आ गई, इसी तरीके से एलिफ कंडीशन थ्री आ गई, और लास्ट में अगर सारी कंडीशन फेल हैं तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये चीज़ कहलाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम पाइथन में इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसके बाद अगर कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, मुझे बेसिकली इटरेशन करना है, यानी कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ चलानी है, चाहे पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स चलानी है या फिर अगर कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए जब तक वो चलता रहे, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे इटरेशन करना है। तो इस इटरेशन को हम कहते हैं लूप, और पाइथन में इसको हम विद द हेल्प ऑफ वाइल या फिर फॉर की हेल्प से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है रिपीट करने के लिए किसी भी ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स के लिए। ठीक है, अब जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रेंज सिंपल से अगर मैं यहाँ पे 5 ही डाल दूँ तो इसका मतलब क्या है 0 to 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूँ आई, तो इसका मतलब क्या है कि आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल टाइम्स चल गया। तो ये चीज़ क्या हुई, ये चीज़ हुई लूपिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया फॉर का। इसी तरीके से वाइल मेनली इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई कंडीशन मतलब उस फॉल्स हो रही है तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी
कोड स्ट्रक्चर में एक्सेप्शन हैंडलिंग। कई बार क्या होता है कि भाई प्रोग्राम में रन टाइम एरर आता है और ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे यूज़र भी गलत इनपुट दे देता है, हमारा प्रोग्राम सही है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो वहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। सपोज़ मुझे मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे इवन और ऑड नंबर जो है मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, और यूज़र ने इनपुट दे दिया ए बी, तो ये तो इनपुट गलत है ना। तो उस केस में क्या है कि भाई मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगा? तो रन टाइम में इस टाइप को एरर को हम इस्तेमाल हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है तो उसको हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का जो फॉर्मेट होता है, जो कोड स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है कि हम यहाँ पे ये हमने लिख दिया ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में जो भी हमें पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट का। तो एक्सेप्ट में क्या होता है, जो भी जिस टाइप के भी एरर होते हैं, जैसे कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो गया, या फिर अगर इनपुट जो है वो इंटीजर टाइप का था और गलती से स्ट्रिंग टाइप का इनपुट आ गया, तो ये भी अपने आप में एरर थ्रो करेगा। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं वो रन टाइम में हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है ये कहलाता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का फॉर्मेट, जिससे कि हम ग्रेसफुली जो है वो हैंडल करते हैं आपके एरर्स। और इसको थोड़ा सा और बेटर हम ये कह सकते हैं कि ट्राई ब्लॉक में क्या है कि जो भी पीस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर कोई एरर आ रहा है तो वो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट में उस चीज़ को हम हैंडल करेंगे। इसके अलावा अगर जो है क्या कहते हैं, अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशनल एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो है वो एल्स, अगर एक्सेप्ट में नहीं आया तो वो एल्स में चला जाएगा। इसी तरीके से एक और चीज़ है जैसे फाइनली ब्लॉक, तो हम ये भी ट्राई एंड एक्सेप्ट के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो फाइनली में हम जो भी कोड या जो भी चीज़ प्रिंट करवाएंगे वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी, यानी कि वो इनके ऊपर के फ्लो पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये एक कोड स्ट्रक्चर हो गया ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद हम कह सकते हैं जो चीज़ आती है आ, उसमें हम कह सकते हैं कि भाई हम मॉड्यूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं कोड स्ट्रक्चर में। मॉड्यूल्स क्या होता है? तो मॉड्यूल्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि पाइथन फाइल होती हैं जिसके अंदर जो है हम फंक्शन हो सकता है, कोई छोटी स्क्रिप्ट, मतलब फंक्शन इस मतलब फंक्शन हमने उसमें लिखा हो, यानी कोई स्क्रिप्ट जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही हो, क्लासेस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो पाइथन के जो भी हमने फॉर्मेट डिस्कस करे उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन उस मॉड्यूल के अंदर हो सकती है और उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट फंक्शन। जैसे कि एक छोटा सा अगर मैं कोड स्ट्रक्चर लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट और इंपोर्ट किया मैंने मैथ, ठीक है। तो ये मैंने मैथ का मॉड्यूल जो है इंपोर्ट कर लिया अपने कोड में। और उसके बाद अगर मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखूं और रिजल्ट में मैंने लिख दिया मैथ, अब मैथ से मैं कौन से फंक्शन लेना चाह रहा हूँ, डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, SQRT, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 25। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और यहाँ से स्क्वायर रूट फंक्शन को वहाँ से अप्लाई कर दिया 25 पे, इसकी बेसिस पे वो रिजल्ट दे देगा। तो हम इस तरीके से जो है मॉड्यूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के बाद एक चीज़ आती है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, जो अ, आप ये कह सकते हैं कि कोई पीस ऑफ कोड है हमें बार बार इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक उसको प्रॉपरली डिफाइन कर लेंगे, एक जगह उसे बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये जहाँ हम उसे डिफाइन करते हैं उस चीज़ को हम कह सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को हम सिंपल कह सकते हैं कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और इसका जो कोड स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का है कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरा वो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट जिस पे वो ऑपरेट होना है, यहाँ पे मैंने अपना कोड ऑफ ब्लॉक दे दिया, और जो चीज़ मुझे रिटर्न करवानी है, अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे तो वो नन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या आ जाएगा, रिजल्ट। तो इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा फंक्शन अगर मैं लिखूं, तो सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने ए बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, A+B, ठीक है। और जो मेरा रिजल्ट है इस फंक्शन का वो हो गया आपका, मैंने ऐड ले लिया, एक बिल्ट इन फंक्शन ऐड 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 5। तो अब ये जो मेरा फंक्शन है मैं इसको बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो क्या कर रहा है, बेसिकली ऐड कर रहा है ए बी को, ठीक है। और अब फंक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारी एक और चीज़ बचती है, कंडीशनल लूप, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फंक्शन, मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट्स, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो पाइथन जैसा कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो आप ये कह सकते हैं कि क्लासेस होती हैं, ये बेसिकली ब्लूप्रिंट होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब इस चीज़ को एक समझिए, कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम इसकी क्लास बना रहे हैं तो उसमें क्या है, जो बेसिक पैरामीटर या फंक्शन है जो हर कार में अवेलेबल है कि भाई विंडशील्ड है, चार उसमें पहिए हैं, स्टीयरिंग व्हील है, तो ये सारी चीज़ क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इसी तरीके से जो क्लासेस हैं वो क्या, ये ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, भाई क्लास हम कह सकते हैं। तो ये इस ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट हो गया। तो क्लासेस क्या हो गई, बेसिकली ब्लूप्रिंट हो गई जिनकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम, ये तो ब्लूप्रिंट है, आप कोई सी भी कार क्रिएट कर सकते हैं, कोई सा भी मॉडल, लेकिन हाँ इस ब्लूप्रिंट पे वो बेस मतलब डिफाइन होगा। और अगर हम इसको क्या कहते हैं, क्लास को जब डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने का तरीका इस टाइप से होता है कि क्लास, यहाँ पे क्लास का नेम होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन जो होता है ये बेसिकली इनिट, ठीक है। यहाँ पे इसका पैरामीटर हो गया सेल्फ, और जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है हम वो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेल्फ से इस चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा फर्दर मेथड या जो भी हम चीज़ या पीस ऑफ कोड इसमें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो इस फॉर्मेट में हम क्लास को लिखते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन हम इस चीज़ को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जैसा कि हमने, अगर हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिसेस की, ठीक है, तो पाइथन में PEP8 फॉर्मेट है, हम वो यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए किस तरीके से हम जो है, मतलब ये एक तरीके से स्टाइल गाइड है जो हमें गाइड करती है कि हम प्रॉपर तरीके से नेमिंग कन्वेंशन, आइडेंटिटेशन और बाकी सारी चीज़ें किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इन केस अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे ब्लॉग को भी विज़िट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।